बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सी परियां रहती थी। उसी परीलोक में एक नील परी रहा करती थी। नील परी बहुत ही सुंदर थी और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, चाहे फिर वो कोई भी हो। नील परी कभी भी मदद के लिए पीछे नहीं हटा करती थी और इस वजह से कुछ परियां नील परी से जलती भी थी। पर नील परी को उन सब से कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखती थी और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि नील परी का मानना था यदि वो ज्यादा किसी से बात करेगी तो लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। एक बार नील परी को परी माँ रीमा बुलाती है और परी माँ रीमा नील परी से कहती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने देखा है तुम हमेशा दूसरों की मदद करती रहती हो और कभी भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती हो। और इस बात से खुश होकर मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक देती हूँ। इस जादुई फ्रॉक से तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर नील परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर परी माँ रीमा नील परी को एक जादुई फ्रॉक देती है। उस फ्रॉक को पाकर नील परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी माँ से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये उपहार दिया। मैं इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगी और हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम किया करूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दी है। इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। इसके बाद नील परी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में नील परी को सोनी और पिंकी नाम की दो परियां मिलती है। जब वो दोनों परियां नील परी को देखती है तो सोनी परी नील परी से कहती है, अरे नील परी, तुम कहाँ से आ रही हो? लगता है तुम परी माँ के कमरे से आ रही हो। हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा, मुझे परी माँ ने ही बुलाया था। तुम बताओ, तुम कहाँ पर जा रही हो? कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही जा रही थी। वैसे तुम्हें परी माँ ने बुलाया क्यों था? कुछ काम था क्या उनको? हाँ, उनको मुझसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। और ये कहकर नील परी वहाँ से चली जाती है। नील परी के जाने के बाद सोनी परी पिंकी परी से कहती है, ये नील परी आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। इसे हमें सबक सिखाना होगा, तभी ये शांत होगी। हाँ सोनी परी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये नील परी कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाती है, हमें इसे समझाना ही होगा। इसके बाद सोनी परी और पिंकी परी भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नील परी अपने कमरे में आ जाती है और उस फ्रॉक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद नील परी फ्रॉक को पहन लेती है, क्योंकि यदि वो फ्रॉक को कहीं रखती है तो उसकी फ्रॉक दूसरी परियां चुरा सकती है। इसलिए वो उसको पहन लेती है और परी लोग घूमने के लिए निकल जाती है। परी लोग घूमते समय उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो किसी परी की होती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। नील परी उसी तरफ चली जाती है जहाँ से आवाज आ रही होती है, तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका नाम मीना परी होता है। मीना परी को देखकर नील परी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या बताऊं तुमको, मैं यहाँ दलदल में फंस गई हूँ और इस दलदल से निकल नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं मदद के लिए पुकार रही थी, पर मेरी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। पर अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो, वरना मैं इसी दलदल में मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी इस दलदल से निकाल देती हूँ। और ये कहकर नील परी अपनी जादुई शक्तियों से मीना परी को दलदल से बाहर खींचने लगती है। पर दलदल ज्यादा गहरा होने की वजह से नील परी की शक्तियाँ काम नहीं करती है, तो नील परी मीना परी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें निकाल लूंगी। ये ज्यादा गहरा है, इसलिए मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हें इस दलदल से निकाल लूं। इसके बाद नील परी फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो अपनी शक्तियों से मीना परी को दलदल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। दलदल से बाहर आकर मीना परी नील परी का शुक्रिया अदा करती है और नील परी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस दलदल से निकाल दिया। यदि आज तुम नहीं आती तो मैं तो इसी दलदल में फंस जाती। वैसे ये तुम्हारी फ्रॉक काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये फ्रॉक मुझे रानी माँ ने दी है और इस जादुई फ्रॉक की मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ और इसी फ्रॉक की वजह से
मैं तुम्हें दलदल से बाहर निकाल पाई। क्या सच में ये फ्रॉक जादुई है और इसे तुम्हें परी माँ ने दी है? हाँ, ये फ्रॉक मुझे परी माँ ने ही दी है, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और नहा लेती हूँ, क्योंकि दलदल की वजह से मेरे सारे कपड़े बेकार हो गए हैं। और ये कहकर मीना परी वहाँ से चली आती है। मीना परी के जाने के बाद नील परी भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन की बात है। नील परी परीलोक में घूम रही होती है। तभी पिंकी परी और सोनी परी नील परी पर एक जाल डाल देती है और उसे जाल में फंसाकर पानी में फेंक देती है। और नील परी को जाल में फंसा देखकर वो दोनों परियां काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर परी माँ रीमा और मीना परी आ जाती है और परी माँ रीमा उन दोनों परियों से कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने नील परी को जाल में बंद करके पानी में क्यों फेंक दिया? परी माँ रीमा को देखकर वो दोनों परियां काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोनी परी माँ रीमा से कहती है, ये सब मैंने नहीं किया परी माँ, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। पर मैंने अपनी आँखों से देखा, ये सब तुम दोनों ने ही किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ नील परी जाल से निकलने की काफी कोशिश करती है और फिर वो अपनी फ्रॉक की जादुई शक्तियों की मदद से उस जाल से बाहर निकल आती है। बाहर निकल आने के बाद नील परी माँ रीमा से कहती है, इन्हीं दोनों ने मुझे जाल में बंद करके पानी में फेंक दिया था। हाँ, मुझे पता है, मैंने इन दोनों को देखा था और अब इनको इसकी सजा मिलेगी। और ये कहकर सोनी और पिंकी परी को उसी जाल में बंद करके परी माँ पानी में फेंक देती है। ये देखकर नील परी और मीना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर परी माँ रीमा नील परी से कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी फ्रॉक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। मैंने बिल्कुल सही हाथों में अपनी जादुई फ्रॉक दी थी। अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब इनकी सजा पूरी हो जाएगी तो ये अपने आप इस जाल से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद परी माँ और नील परी मीना परी वहाँ से चली जाती है और पिंकी परी और सोनी परी उसी जाल में फंसी रहती है। और अब नील परी बहुत ही खुश थी कि उसके पास एक जादुई फ्रॉक है जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकती थी। राणा चौधरी अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। पुलिस में अफसर होने के कारण उनका बहुत रोब था। उनका एक बेटा था सुमित, जिसे उन्होंने खूब पढ़ाया। सुमित ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग गई। एक दिन कमला ने कहा, सुनो जी, सुमित अब नौकरी भी करने लगा है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए, लेकिन इस छोटे से फ्लैट में ये सब कैसे हो पाएगा? राणा चौधरी ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, शहर के बाहर मैंने 200 गज जमीन खरीद रखी है। 2 महीने बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे जो पैसा मिलेगा उससे हम वहाँ एक कोठी बना लेंगे और वहीं से सुमित की शादी करेंगे। ये सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है। वो अपने इकलौते बेटे की शादी और एक सुंदर सी बहू की कल्पना करने लगी। राणा चौधरी ने रिटायर होते ही कोठी बना ली और धूमधाम से अपने बेटे का विवाह किया। नई बहू खुशबू के घर में आने से घर में रौनक आ गई। राणा चौधरी ने कोठी की देखभाल के लिए एक नौकर और एक चौकीदार रख लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद खुशबू का स्वभाव बदलने लगा। वो घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा काम कमला को ही करना पड़ता था। वो अपने कमरे में बैठी रहती थी। एक दिन कमला ने सुमित से कहा, बेटा, मुझसे अब काम नहीं होता है, खुशबू से कहे वो मेरे काम में मदद कर दिया करे। तब सुमित कहता है, माँ, आप सारा दिन खाली ही तो रहती हो और घर में नौकर भी तो हैं, फिर खुशबू को काम करने की क्या जरूरत है? उसका जवाब सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सोचकर चुप रह गई कि कहीं सुमित के पापा ने ये सब सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। धीरे धीरे सुमित और खुशबू का स्वभाव बदलता जा रहा था। सुमित ने अपने माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन राणा चौधरी अपने कमरे से बाहर निकले ही थे कि खुशबू ने चिल्लाते हुए कहा, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अभी अभी नौकर ने पोछा लगाया था और आपने अपने पैरों के निशान बना दिए। कुछ देर अपने कमरे में नहीं बैठ सकते?
राणा चौधरी को बहुत गुस्सा आया। पुलिस के इतने बड़े अफसर थे, पूरे शहर में रौब था उनका, और घर में इतनी बेइज्जती। उन्होंने कमला की तरफ देखा। कमला ने नम आंखों से चुप रहने को कहा ताकि घर की शांति बनी रहे। राणा चौधरी गुस्से में बाहर चले गए। एक दिन राणा चौधरी और कमला घर के बाहर लॉन में बैठे थे। तभी नौकर चाय बनाकर रख गया। कमला ने देखा कि ट्रे में 3 कप थे। उसने नौकर से पूछा तो नौकर ने कहा, माँ जी, छोटे साहब भी आपके साथ चाय पियेंगे। कमला ने आश्चर्य से राणा जी की ओर देखा और दोनों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका बेटा तो उनसे कभी बात भी नहीं किया करता था। कुछ देर बाद सुमित आया और उनके पास बैठकर बातें करने लगा। सुमित ने कहा, पापा, आप लोग हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं। मैं सोच रहा था कि आप 3-4 दिन के लिए हरिद्वार घूम आइए। राणा चौधरी ने कहा, साफ साफ बात बता, क्या है? तू हमें हरिद्वार क्यों भेजना चाह रहा है? तब सुमित कहता है, पापा, मेरे ससुराल वाले इसी शहर में लड़का देखने आ रहे हैं। वो 10-12 लोग हैं। हमें आपका कमरा चाहिए, सिर्फ 2 दिन की बात है। तब तक आप हरिद्वार घुमाइए। अपने ससुराल वालों को होटल में रुकने के लिए बोल दे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कमला ने देखा खुशबू ने सारी बात सुन ली है और वो गुस्से में कुछ बोलने वाली थी। उससे पहले कमला ने बात घुमाते हुए कहा, बेटा ठीक है तो कह रहा है, इसी बहाने हम भी गंगा नहा लेंगे। ठीक है, तेरी माँ की इच्छा है, इसलिए हम चले जाते हैं। अगले दिन राणा और कमला हरिद्वार चले गए और गंगा स्नान करके 1 हफ्ता बाद वापस आ गए। कुछ दिन बाद राणा चौधरी और कमला सुबह सोकर उठे तो देखा सुमित और खुशबू अपना सामान बांध रहे थे। कमला ने पूछा तो सुमित ने कहा, माँ, हम आपके पास ही आ रहे थे। मेरे ससुराल वाले ने शादी पक्की कर दी है और 15 दिन बाद वो लोग यहीं आकर शादी करेंगे। हम दोनों शादी की तैयारी के लिए ससुराल जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि शादी में कितने लोग आते हैं, और वो सब यही रहेंगे। हम उनके साथ अगले हफ्ते आ जाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने पुराना फ्लैट साफ करवा दिया है, आप वहाँ रहने चले जाना। शादी के बाद हम आपको वापस बुला लेंगे। अपने ससुराल वालों को बोलो कि कहीं और इंतजाम करे। हमारे रहते हुए वो कहीं और जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन आप भी तो कहीं जाकर रह सकते हैं ना। बिना उनका जवाब सुने सुमित और खुशबू अपना सामान लेकर बाहर चले गए। कमला वहीं बैठकर रोने लगी। 1 हफ्ते बाद सुमित और खुशबू वापस आए तो चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोका और एक चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा दी। सुमित ने चिट्ठी देखी तो वो उसके पापा की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बेटा, ये घर और वो फ्लैट सब मेरी कमाई से बना है, इसलिए मैं अपना घर किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा सामान मैंने पुराने फ्लैट में रखवा दिया है। अगर तुम्हारा मन हो तो उस पे रहो, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लो। चिट्ठी पढ़कर सुमित और खुशबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने चौकीदार से पूछा तो उसने बताया वो घर पर ताला लगाकर 15 दिन के लिए हरिद्वार गए हैं। सुमित और खुशबू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगे। अपने माता पिता को घर से निकालने के चक्कर में वो खुद ही बेघर हो गए।